everyone, welcome to Curious Learning. Today's video we will study wave nature of matter. तो जो लाइट है उसका हमने नेचर डिस्कस किया था, दैट पार्टिकल नेचर. सो जो लाइट जिसे हम रेडिएशन भी बोलते हैं, इट हैज ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर हमने स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो कॉम्पटन इफेक्ट भी एक होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये कुछ फिनोमिना होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर. जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर है. लेकिन हमने लाइट का वेव नेचर नहीं डिस्कस किया. तो जो लाइट का वेव नेचर है उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो फिनोमिनाज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन दी वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में. ठीक है, तो उसमें हम लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करेंगे बाय द फिनोमिनाज ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो वो फिनोमिनाज वेव नेचर को डिस्क्राइब करेंगे लाइट के, दैट इज रेडिएशन के. नाउ वी विल कम टू नो दैट लाइट हैज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. एंड देन अब मैटर की बात आती है, क्योंकि चैप्टर इज अबाउट रेडिएशन एंड मैटर. रेडिएशन का तो हो गया क्लियर, बट मैटर का क्या? मैटर का पार्टिकल नेचर तो है, बट उसका वेव नेचर भी पॉसिबल है. ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए क्या था, वेव नेचर को स्टडी करने के लिए जो डी ब्रोगले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था. तो अब हाइपोथेसिस क्या होता है, मीन्स जो एक पर्टिकुलर उन्होंने एक चीज़ को डिफाइन किया था, एक थ्योरी दी थी, बट उसकी कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी. तो इसलिए उसे डी ब्रोगले हाइपोथेसिस का नाम दिया गया था. बट इट वाज लेटर, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए और वो एक्यूरेट प्रूव हो गई थी. तो अब उस टाइम पे जो डी ब्रोगले ने क्या किया, मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया. तो अब किसी को नहीं पता था मैटर वेव्स क्या होती है. तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल. मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है, मूविंग पार्टिकल, तो वो क्या होगा, उसका वेव नेचर होगा. अगर ये चौक है, अगर इसको मूव करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका भी वेव नेचर होगा. वी कैन मूव, तो हमारा भी वेव नेचर है. बट डेली लाइफ में ये हमें ऑब्जर्व नहीं होता कि हमारा वेव नेचर और मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर कैसे पॉसिबल है. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था दैट मैटर वेव्स का. एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड डी ब्रोगले वेव्स विच आर गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड डी ब्रोगले. तो इसका मीनिंग है जो भी पार्टिकल मूव कर सकता है, इट देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट. मीन्स जो पार्टिकल मूव कर सकता है उसका वेव नेचर पॉसिबल है. तो वेव नेचर कैसे, ऐसे वेव्स फॉर्म होती है ना. सो दिस इज हाउ कि वेव्स को, जो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर सकता है तो उसका ऐसे वेव नेचर पॉसिबल है. दिस वाज द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय डी ब्रोगले. तो डी ब्रोगले ने ऐसा क्यों बोला दैट मैटर हैज वेव नेचर? क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन थी उसका तो ड्यूल नेचर प्रूव हो चुका था, बट जो मैटर का अभी कुछ क्लियर नहीं था. तो डी ब्रोगले ने क्या बोला कि जो नेचर है, नेचर में क्या होनी चाहिए, सिमिट्री. नेचर हैज सिमिट्री. तो अगर रेडिएशन का ड्यूल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होगा. सो इसलिए उन्होंने वेव नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगले ने. तो दिस इज हाउ उन्होंने फिर मैटर वेव्स जो थी उनको एक्सप्लेन किया था. तो अब डी ब्रोगले हाइपोथेसिस में हम एक डेरिवेशन करेंगे जो बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी. तो डी ब्रोगले ने क्या किया, उन्होंने पहले यूज की आइंस्टाइन्स इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी विल बी इक्वल टू E is equal to m into c square. ठीक है, most commonly used formula and most important that according to Einstein, energy is equal to mass into velocity, the c, speed of light का square. According to the Planck's theory, and Planck's की theory के according जो energy है it is equal to h into nu. Light is in the form of photons. And we know
जो फ्रीक्वेंसी होती है इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो हम यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे एंड दिस इज अ वेरी कॉमन रिलेशन दैट न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो टेक इट एज फर्स्ट and second equation, and now we will compare the value of energies from both these equations of energy. तो यहाँ से क्या आएगा, that mc square will be equal to hc upon lambda, और एक c के साथ एक कैंसल आउट हो जाएगी, then h upon lambda will be equal to m into c. m is mass and c is speed of light. तो मास इंटू वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, बताओ मुझे। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, या तो यहाँ से क्या आएगा, h अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू p, एंड अगर इसको रीअरेंज करें तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p, मीन्स इसको हमने रिवर्स कर दिया इन दोनों को। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच में। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड p इज द मोमेंटम एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। एंड if a body is having mass m and moving with a velocity v, then its momentum will be m into v, that mass into velocity. तो अगर हम यहाँ पे p is equal to mv पुट करें तो wavelength will be equal to h upon mv, and this equation is called de Broglie equation or de Broglie relation. So these two relations are very very important. तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन हुआ, देखो वेवलेंथ क्या एक्सप्लेन करती है, कोई भी वेव है तो उसकी लेंथ को वेवलेंथ डिफाइन करेगी। सो मीन्स वेवलेंथ एक्सप्लेन द वेव नेचर, एंड जो मोमेंटम है it explain the particle nature. So if we know the momentum then we can find wavelength, and if we know the wavelength की वैल्यू हमें पता है then we can find momentum. तो similarly ये हमारे पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में रिलेशन आ गया। अगर पार्टिकल नेचर नोन है तो वेव नेचर भी होगा उसका, अगर किसी का वेव नेचर है उस ऑब्जेक्ट का पार्टिकल नेचर भी होगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली। फ्रॉम दिस रिलेशन वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के एंड वेलोसिटी के। देखो अगर कोई बॉडी किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसकी स्मॉल होगी, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का मास बहुत कम है, मीन्स बहुत कम मास है, उसका मास लेस है, तो क्या होगा, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी बॉडी का मास भी स्मॉल है इट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज होगी, या तो दीज आर द टू कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस डी ब्रोगले रिलेशन। तो जब डी ब्रोगले ने जो वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था मैटर के, डी ब्रोगले के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसे तो आप बोलते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, वो मूव कर सकता है, देन उसके साथ वो क्या है, उसका वेव नेचर है, तो कैसे है, तो हमें डेली लाइफ में हमें क्यों नहीं ऑब्जर्व होता, लाइक हम भी तो मूव करते हैं ना, बॉडी से हम भी मूव करते हैं, तो हमें अपना वेव नेचर तो ऑब्जर्व होता नहीं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में क्यों हमें ये वेव नेचर शो नहीं होता, उसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज अ बॉल है जिसका मास है 0.12 kg एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, दैट इज वेलोसिटी। तो h की वैल्यू कांस्टेंट थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास की वैल्यू 0.12 इंटू 20, एंड जब आप इसे करोगे कैलकुलेट तो वैल्यू आएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.40। फर्दर इसे
कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 2.75 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर इतना आएगा वेवलेंथ का। तो अब देखो वेवलेंथ क्या है इसकी 10⁻⁻34। माइनस में मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। इट मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू मेजर इट। उसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेली लाइफ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमें उनका वेव नेचर नहीं शो हो पाता, बिकॉज क्योंकि क्या है उसके जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है, उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बॉडी क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो बहुत हैवी बॉडीज होती हैं, लेकिन जो लाइट बॉडीज होंगी लाइक माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स जो है फॉर एग्जाम्पल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब आप उसका नेचर चेक करोगे तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, लार्ज आएगी, इज एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। इट मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वेव नेचर को हम डिटेक्ट कर पाएंगे, इट कैन बी मेजरेबल। बट इफ देयर आर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैविंग हाई मास, देन दैट लार्ज बॉडीज जो होंगी उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल, एंड वी कांट डिटेक्ट इट। तो इसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो है वेव नेचर शो नहीं होता। तो ये एक्सप्लेनेशन दी थी डी ब्रोगले ने। नाउ वी विल कैलकुलेट डी ब्रोगले वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जो कि हैविंग मास m and charge is e and it is accelerated with a potential v, मीन्स उसका पोटेंशियल कितना है, v है, उसे एक्सेलरेट किया थ्रू बाय दिस पोटेंशियल। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट e विल बी इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर। एंड नाउ वी नो दैट मोमेंटम p विल बी इक्वल टू m इंटू v, और यहाँ से v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी विल बी p अपॉन m, मोमेंटम अपॉन मास। और इस v की वैल्यू को हम फर्स्ट ये इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1। तो यहाँ से v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी विल बी हाफ m इंटू p स्क्वायर अपॉन दिस m का स्क्वायर। तो यहाँ से एक m के साथ तो एक m कैंसल, एंड देन यहाँ से एनर्जी विल बी p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम की। मोमेंटम की क्यों करनी है, क्योंकि लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p। तो हम यहाँ से p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, e इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, और p की वैल्यू क्या आएगी, ये 2m e के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p स्क्वायर विल बी 2m इंटू e। 2m इंटू ई इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड p की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2me। इस जो रिलेशन था इसमें p की वैल्यू को पुट करेंगे तो लैम्डा विल बी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। तो ये इनका रिलेशन आ गया। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने किया था ना, ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आइंस्टाइन के रिलेशन में। तो उसी वजह से जो एनर्जी विल बी इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे ई इंटू वी। ये रिलेशन ऐसे बन गया। तो अब ये रिलेशन हमारे पास बन गया फॉर द इलेक्ट्रॉन। बट रिमेंबर ये जो रिलेशन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर कोई फोटोन और कोई और पार्टिकल होगा तो उसके लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। सो नाउ ये हमारे पास रिलेशन आ गया वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ एज वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, जल्दी से बताओ, that will be 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, and charge on the electron will be, ये तो पक्का आपको याद होना चाहिए,
फर्स्ट टर्म में भी हमने चैप्टर किए थे, उसमें भी था, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड जो h की वैल्यू है वो हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सभी वैल्यूज को, तो अब हमने m की, E की और H की वैल्यूज को पुट करेंगे और V की वैल्यू हमें नोन नहीं है पोटेंशियल की, तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी विल गेट लैम्डा विल बी 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V इन एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। तो आप बोलोगे वेवलेंथ के यूनिट्स तो मीटर होते हैं, वेवलेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, नैनोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में भी, ठीक है। तो जब उसके एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे इस फॉर्मूला में और उसे कैलकुलेट करोगे एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 12.27 वैल्यू आ गई और अंडर रूट वी एज इट इज, बिकॉज उसकी वैल्यू हमें नोन नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली की वेवलेंथ आ गई, नॉट फॉर एनी अदर पार्टिकल, जस्ट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड सपोज एग्जाम्पल के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल है इसको 100 वोल्ट ले, तो इफ पोटेंशियल, ये जो है हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, इफ जो हमारा पोटेंशियल है इट विल बी 100 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ आएगी दैट बी 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आएगी इफ अगर जो है वोल्ट 100 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो। इन जनरल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये एग्जांपल के लिए है कि अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये जो वेवलेंथ की वैल्यू है ये किसके ऑर्डर की है, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज। मीन्स अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक्स रे के ऑर्डर की कब आएगी, जब हम उसका पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट रखेंगे। अदरवाइज दिस इज द जनरल केस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू क्यूरियस लर्निंग फॉर मोर सच वीडियोज।